ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। देखो फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म देखने से पहले हम लोग क्या देखें इसमें, एंजियोस्पर्म के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे बहुत सारा क्राइटेरिया है। क्या क्या है, पहला तो पॉलिनेसिस होना चाहिए उसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉलिनेसिस। अगर पॉलिनेसिस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। जब तक पॉलिन का ट्रांसफर एक फ्लावर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा नहीं होगा तब तक वो पॉलिनेसिस नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। तो पॉलिनेसिस तो लोग देख चुके हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब ये भी देख चुके हैं क्या कि कैसे पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है। अब जो बचा हुआ जर्मिनेशन वो हम लोग को देखना है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वहां पे बताया था पिछले लेक्चर्स में कि कैसे पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, अब फाइनली हम लोग यहाँ पे देखना है कि कैसे पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टिग्मा पे। देखो जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब से भी पहले क्या है, पॉइंट क्या, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब। तो पहले देखते चलो क्या पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखो पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक है। देखो पॉलिन एंड पिस्टिल, इसका पहले मतलब समझ लो। पॉलिन मतलब क्या हो गया, पॉलिन ग्रेन्स। पिस्टिल मतलब क्या हो गया, कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिस्टिल। अब देखो पॉलिन के एंड पिस्टिल में क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। एक इंटरेक्शन है, उसी को हम लोग यहाँ पे देखना है। तो पहले हम लोग पॉलिनेसिस के थ्रू देखना है। यहाँ पे क्या मान लो पॉलिनेसिस हो गया, ठीक है। मान लो क्या हो गया, पॉलिनेसिस हो गया, ठीक है। पॉलिनेसिस हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आया क्या पॉलन ग्रेन। यहीं से भी थोड़ा जो कॉन्सेप्ट था क्या सेल्फ स्टेबिलिटी वाला, या फिर बोले क्या जिसको हम बोलते थे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, उसका भी कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे नहीं बताया, मैं बता देना कि पॉलन पिस्टिल जब पढ़ा होगा तो वहां पे दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग का एक साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन दिखा रहा है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया और यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। इसको समझने से पहले देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलन पिस्टिल में बातचीत हो रहा है, ठीक है। पॉलन और पिस्टिल एक दूसरे के साथ इंटरलेट हो रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब एक स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स का पॉलन ग्रेन आ सकता है, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि कोई इंसेक्ट किसी पॉलन ग्रेन को कैरी किया है तो कोई जरूरी नहीं कि वो उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पे जाकर वो पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा या फिर पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। हो सकता है कि किसी दूसरे स्पीशीज का भी पॉलन ग्रेन इस प्लांट पे आ सकता है, हो सकता है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि इसी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन इसके पास आया किसी दूसरे प्लांट के थ्रू, या फिर हो सकता है कि इसी फ्लावर के एंटर से पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आया। तो ये तीन टाइप का केसेस जो मैंने लिया यहाँ पे वो तीन पॉलन ग्रेन, ठीक है, तीन पॉलन ग्रेन सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। मान लो क्या है ये पॉलन ग्रेन है। अब सबसे पहले देखो ये तीन पॉलन ग्रेन है। अब तुमको क्या लगता होगा सर ये तीनों पॉलन ग्रेन जनरेट करेगा, नहीं, ये तीनों पॉलन ग्रेन जनरेट नहीं करेगा। इसमें से कोई एक ही पॉलन ग्रेन जनरेट करेगा। अब इसमें से कौन सा पॉलन ग्रेन है जो जनरेट करेगा वही हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाला, जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है बच्चों, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, 2N से, ठीक है। अब जो भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है उसके पास दो टाइप का जीन होता है, टू टाइप्स ऑफ जीन, दो तरह का जीन होगा इसमें। वो दो तरह का जीन मतलब क्या हो गया इसके पास, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है S1 एंड S2, ठीक है। तो देखा गया, बोलो सर ये S1 S2 क्या है, देखा गया है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके पास कुछ जीने प्रेजेंट होती है, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके पास कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो जीन्स लाइक क्या क्या हो सकता है हम लोग का, S1 S2
S3, S4, S5 एंड S6। ये 6 टाइप का जीन्स, ठीक है, प्लांट्स के अंदर में देखा गया है। ये कुछ 6 टाइप का जीन्स प्लांट में देखा गया है। अब देखो ये जो जीन्स है, ठीक है, अब हमको मालूम है कोई भी जीन्स हम लोग के बॉडी में, चाहे प्लांट्स में बात करो, किसी भी कैरेक्टर को अगर एक्सप्रेस करना होता है, किसी कैरेक्टर को दर्शाना होता है, ठीक है, उसको प्रमोट करना होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। मान लो क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स बना रहे हैं, ठीक है, कैसा प्रोटीन प्रोटीन बना रहा है, मान लो कुछ हेयर प्रोटीन बना रहा है, हेयर प्रोटीन, तो वो हेयर प्रोटीन कौन बनाएगा, जीन्स बनाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो प्लांट बॉडी हो, तो चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो, दोनों केसेस में क्या होता है, जो भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जाता है वो प्रोटीन के थ्रू होता है, और वो जो प्रोटीन बनाने वाला काम कौन कर रहा है, जीन्स कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रोटीन हमेशा, कोई भी जीन्स हमेशा किसी न किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, और वो कैरेक्टर इनडायरेक्टली किसी प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 तरह के जीन्स प्रेजेंट है, S1, S2, S3, S4, S5, S6, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, इस प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोले, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर बनाया जा रहा है इसको बोलते हैं क्या, कॉम्पैटिबल प्रोटीन, कॉम्पैटिबल प्रोटीन। अब ये जो कॉम्पैटिबल प्रोटीन है, ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, जो डिटरमाइन करता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है ना। अब देखो ये, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, अब फिलहाल इतना याद रखना कि ये जो जीन है वो कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैटिबल प्रोटीन बता रहे हैं, ठीक है, इसका नाम, ठीक है। अब एक याद रखना, एक पॉलन ग्रेन के लिए, ठीक है, एक पॉलन के जर्मिनेशन के लिए उसका कॉम्पैटिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इनकॉम्पैटिबल होगा तो वो जीन कभी भी, वो पॉलन ग्रेन क्या होगा, कभी भी अपने आप को जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो पॉलन ग्रेन है, जो ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होता है, मतलब इसको लोग एन से डिनोट कर रहे हैं। अभी जो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इसके पास क्या होगा, ये अगर ये डिप्लॉइड है तो इसके पास क्या होता है, 2 टाइप का जीन होता है, लेकिन हैप्लॉइड की वजह से क्या है, इसके पास 1 टाइप ऑफ जीन है, जीन। मान लो इसके पास क्या है, जो जीन है वो कैसा है, S1 है, ठीक है, इसके पास क्या है, कोई जीन है वो क्या है, S1 है। अब हम लोग देखते क्या है, ये S1 जीन है इसके पास क्या है, S3 है, और ये जो है इसके पास क्या है, S4 है, ठीक है, S4 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि इन 3 पॉलन ग्रेन में से कोई एक ही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, ठीक है, इन 3 पॉलन ग्रेन में से कोई एक ही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, लेकिन कौन सा पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के लिए ट्रू होगा, सही होगा, और वो आगे चल के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होगा, कौन डिसाइड करेगा इसको, ठीक है। तो याद रखना, पॉलन ग्रेन वही पॉलन ग्रेन जनरेट करता है जो सेम स्पीशीज से आया होगा, ठीक है। अगर किसी पिस्टिल, अगर कोई मान लीजिए जो पिस्टिल है, जो कार्पेल है, ठीक है, ये मैंगो का है, ये मान लो मैंगो स्पीशीज है और उसके ये फ्लावर का स्टिग्मा है, तो इसके ऊपर वही पॉलन ग्रेन जनरेट करेगा जो मैंगो स्पीशीज का होगा, सेम स्पीशीज होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो सर इसके ऊपर बम्बू का, बांस वाला जो पॉलन ग्रेन है वो आ चुका है यहाँ पे, तो क्या जर्मिनेट करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेम स्पीशीज नहीं है, अलग स्पीशीज है। या फिर मान लो ये जो ब्लैक वाला पॉलन ग्रेन मैंने बनाया, ये जर्मिनेट करेगा, नहीं, ये भी जर्मिनेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं जर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन आया बच्चों, ये कहां से आया, इसी के फ्लावर के अंदर से आया, ठीक है। तो वैसे इसी के फ्लावर से अंदर से आया, ये तो स्पीशीज सेम है, लेकिन जर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा है। अब देखो ये जर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा है, इसका कारण यहाँ पे ये है, क्योंकि देखो यहाँ पे S1, S3, S4 ये जो 3 टाइप का जीन है, पहले हम लोग इसका केस देखते हैं, ठीक है, इसका केस देखते हैं। इसके केस में देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा के पास एक रिकॉग्नाइजिंग पावर होता है, ठीक है, स्टिग्मा हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन ग्रेन, ठीक है। स्टिग्मा के पास एक एबिलिटी होता है, एक क्षमता होता है, जहां पे वो पहचान पाता है, उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है। उसको पहचानने का जो पावर है, टेंडेंसी है, वो स्टिग्मा के पास है, ठीक है। अगर ये पॉलन ट्रू होगा, सेम स्पीशीज का होगा, ठीक है, ट्रू होगा, सेम स्पीशीज का होगा, तो ये जर्मिनेट कर जाएगा, उसको स्टिग्मा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर किसी दूसरे स्पीशीज से आया होगा
लाइक इस फ्रूट के जैसा इस, तो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो ये जो एक्सेप्ट है और रिजेक्ट है, ये कौन करवा रहा है, पिस्टिल करवा रहा है। पिस्टिल के पास ही पावर है, रिकॉग्नाइजिंग पावर। ठीक है, अब देखो यहाँ, ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या बोल रहे थे यहाँ पे, इसी प्लांट के इसी फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आता है तो वो जनरेट क्यों नहीं कर रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है, देखो तो देखो यहाँ से पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पे इसके स्टिग्मा पे आया। ठीक है, तो हम बताएं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे S1 है, S3 है, S4 है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि हम ये भी बताएं तुम लोग क्या, कौन सा पॉलन ग्रेन इसमें कॉम्पेटिबल है। ठीक है, कौन सा पॉलन ग्रेन यहाँ पे कॉम्पेटिबल है। ठीक है, और कौन सा पॉलन ग्रेन कॉम्पेटिबल है, वही अगर वही पॉलन ग्रेन जनरेट करेगा जो कॉम्पेटिबल होगा और कैसा होगा, सेम स्पीशीज से आया होगा। ठीक है, सेम स्पीशीज से आया होगा और कॉम्पेटिबल होगा, वही क्या होगा, पॉलन ट्यूब को बनाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर ये पॉलन ग्रेन जो आया मेरे पास यहाँ पे इसी फ्लावर के अंदर से है स्टिग्मा पे। ठीक है, और इसके पास कैसा जीन है, S1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो S1 एंड S2 है। ठीक है ना, ये डिप्लॉयड कंडीशंस में, यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे दो जीन है, S1 एंड S2। तो देखो यहाँ पे अगर ये S1 है और यहाँ पे S1 है, S2 है। ठीक है, ठीक है, ये दो जीन्स है, तो ये जो S1 जीन होगा, ये S1 जीन होगा और ये S1 जीन, ठीक है, दोनों क्या हो गया, एक ही लाइन पे आ गया ना। ठीक है, सेम लाइन पे आ गया, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों S1 कैसा है, S1 जो आया हमारा पॉलन ग्रेन से, और जो S2 आया है वो भी कहां से आया है, सॉरी S1 आया है, ये जो S1 है वो क्या पॉलन ग्रेन से आया, और ये वाला जो S1 है, ठीक है, सेम जीन कहां प्रेजेंट है, यही S1 जीन कहां प्रेजेंट है, स्टिग्मा में, और स्टिग्मा में एक और है क्या, S2। ठीक है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, अगर स्टिग्मा में जो भी जीन्स होगा वही अगर सेम जीन्स पॉलन ग्रेन में होगा। ठीक है, और ये लोग दोनों अगर सिमिलर जीन हो गए पॉलन एंड पिस्टिल दोनों में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन रिजेक्ट हो जाएगा। अब बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का दोनों जो जीन्स है वो कैसा है, सिमिलर है एंड सेल्फ स्टेराइल जीन है। ठीक है, सिमिलर सेल्फ स्टेराइल जीन, दोनों का दोनों जो जीन है वो एक जैसा है और दोनों का दोनों कैसा है, खुद से स्टेराइल कंडीशंस में। दैट मींस ये स्टेराइल कंडीशंस में होगा तो क्या होगा, ये कंपैटिबल प्रोटीन ही नहीं बनाएगा। अगर ये कंपैटिबल प्रोटीन नहीं बनाएगा तो मैंने क्या बताया अभी, वही पॉलन ग्रेन पॉलिटिक को फॉर्मेशंस करेगा जो कंपैटिबल होगा और कैसा होगा, जो कंपैटिबल होगा सेम स्पीशीज का होगा। तो ये तो कंपैटिबल हुआ ही नहीं ना, ये तो कंपैटिबल हुआ नहीं, कंपैटिबल प्रोटीन ही नहीं बनाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों जीन्स कैसा है इसके पास, स्टेराइल कंडीशंस में। तो यहाँ पर कोई प्रोटीन किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, जो प्रोटीन बनाना है हमको इस जीन्स के थ्रू, वो प्रोटीन तो बनेगा ही ना, क्योंकि स्टेराइल कंडीशंस में है, और दोनों का दोनों कैसा है, स्टेराइल कंडीशन में। अब बोलोगे सर ये रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है, कैसे रिजेक्ट हो जा रहा है, रिजेक्ट इसलिए हो रहा है कि देखो, जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया होगा, जब पॉलन ग्रेन यहाँ से पॉलिनेशंस के थ्रू यहाँ पे लैंड किया, यहाँ पे सेटल किया, तो ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, ये जो स्टिग्मा है और पॉलन दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट करता है, हाय हेलो करता है। ठीक है ना, एक दूसरे को पहचानता है कि हाँ ये सेम स्पीशीज का है, ये मेरे कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन है, भाई तुम ग्रो कर लो, तुम अपने पॉलिनेटिव जनरेशंस कर लो। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये जो कम्युनिकेशंस है, ये कम्युनिकेशंस डेवलप होता है बाय मींस ऑफ केमिकल्स। ठीक है ना, पॉलन और पिस्टिल दोनों क्या करता है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है, और बाय मींस ऑफ दिस केमिकल्स ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशंस होगा इसी से क्या हो जाएगा, ये लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे, स्टिग्मा डिसाइड कर लेगा कि हाँ ये मेरा सेम स्पीशीज का नहीं, दूसरा स्पीशीज का नहीं, ये तो सेम स्ट्रक्चर जीन वाला है, इसको रिजेक्ट करो। बम्बू वाला, अरे ये तो किसी दूसरे स्पीशीज से आया है, तुम पॉलिटिक परफॉर्मेशन मत करो। ठीक है, तुमको हम एक्सेप्ट नहीं करे, तुम जाओ रिजेक्ट जाओ, इसको रिजेक्ट मार दिया। ये भी पॉलिटिक नहीं बनाया, ये भी पॉलिटिक नहीं बनाया, क्योंकि दोनों कैसा हो गया, सेम स्ट्रक्चर जीन है। ठीक है, अब ये जो पॉलन ग्रेन आया, अब ये जो पॉलन ग्रेन आया रेड वाला, ये जनरेट कर रहा है, ये क्या बनाया, अब इसके बीच में हाई हेलो हुआ, इसके बीच में क्या हुआ है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ।
अब ये जो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन हुआ, ये लोग बीच में केमिकल रिलीज किया गया, अब दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किए बाय मींस ऑफ दिस केमिकल्स, ये लोग एक दूसरे के साथ पहचान पाए हाँ ये पॉलन ग्रेन मेरे कॉम्पैटिबल है, ट्रू पॉलन है, एंड दिस पॉलन ग्रेन्स ठीक है आर एबल टू जर्मिनेट, ये पॉलन ग्रेन भाई जर्मिनेट कर सकता है क्योंकि हम सेम स्पीशीज का और कॉम्पैटिबल है। देखो इसके पास क्या S3 प्रोटीन है, ठीक है ये S3 जीन है, और यहाँ पे कैसा है इसके पास देखो S1 S2 है, और ये कैसा है S3 है, तो ये देखो सिमिलर जीन नहीं है, तो ये सिमिलर जीन नहीं होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जनरेट कर जाएगा, ठीक है ये पॉलिट्यूब का फंक्शंस कर लेगा। तो हम बोल सकते हैं हम क्या यहाँ पे जनरेशन ऑफ पॉलिट्यूब डिपेंड्स ऑन द compatibility and incompatibility reactions between the protein present over the plasma and protein present over the pistil and pollen grain, ठीक है जो पिस्टिल एंड पोलन ग्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है वही डिसाइड करता है उसकी कॉम्पैटिबिलिटी एंड इनकॉम्पैटिबिलिटी का, ठीक है अगर ये कॉम्पैटिबल हुआ मतलब वो फेवरेबल है, द रिएक्शन इज फेवरेबल, ठीक है देन द पोलन ग्रेन आर एबल टू जनरेट या पोलन ग्रेन आर एबल टू absorb the water and nutrient from the surface of the stigma, ठीक है and pollen grain germinate and produce pollen tubes, क्लियर है। तो जर्मिनेशन हमेशा डिपेंड करता है उसके प्रोटीन के ऊपर में, जो प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है पिस्टिल और पोलन ग्रेन में, अगर प्रोटीन कैसा होगा कॉम्पैटिबल होगा देयरफॉर क्या हो जाएगा वो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो चुका है, उसके बाद वो पोलन ग्रेन क्या करेगा वहां से स्टिग्मा से शुगर एंड वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करने के बाद धीरे-धीरे वो पोलन ट्यूब को जनरेट करेगा, क्लियर है इतना। चलो और इसी का नाम क्या है पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, इसी का नाम क्या है पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। तो आप लोग ध्यान रखना पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है तुम लोग कुछ क्वेश्चंस आ भी सकता है इससे रिलेटेड बहुत सारा। मान लो यहाँ पे कोई पोलन ग्रेन है, इसके पास S1 जीन है और कोई स्टिग्मा है उसमें कैसा जीन है S2 और S3 है, तो क्या ये पोलन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा, बताओ आप लोग। यस करेगा, क्यों क्योंकि इस पास सिर्फ सिमिलर स्ट्रैंड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ये दोनों अलग-अलग जीन्स है, ठीक है तो ये पॉलिट्यूब जनरेट करेगा, ये पॉलिट्यूब अपना पॉलिट्यूब फॉर्मेशंस करेगा। लेकिन अगर मान लो यहीं पे कैसा केसेस आता है, यहाँ पर S3 वाला कंडीशन आता है, तो ये जनरेट करेगा नहीं करेगा, क्यों क्यों देखो यहाँ पे क्या हो चुका है सिमिलर सिर्फ स्टेराइल जीन आ गया, ठीक है इस वजह से क्या होगा ये पॉलिट्यूब का फॉर्मेशंस नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन तुमको डायग्रामेटिकली भी आ सकता है कि कुछ सिचुएशन दे देगा, कुछ डायग्राम दे देगा क्या कि ये पोलन ग्रेन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शंस हो रहा है, ठीक है क्या ये पोलन ग्रेन जनरेट करेगा स्टिग्मा पे, यस करेगा, क्यों क्योंकि दोनों में क्या है सिमिलर सेल्फ स्ट्राइजिन नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर स्ट्राइजिन वाला सिमिलर जीन आ जाएगा तो पोलन ग्रेन कभी भी पॉलिट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम लोग अब देखने जाएंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलिट्यूब। अब देखो पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन तो हो चुका है, अब क्या होगा जर्मिनेशन होगा। अब जो थर्ड पॉइंट हम लोग का फर्टिलाइजेशन के अंदर वो क्या है हम लोग का जर्मिनेशन ऑफ पॉलिट्यूब। अब हम लोग देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलिट्यूब क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स हम लोग को ध्यान रखना है और एक एक पॉइंट को हम लोग धीरे-धीरे करके देखेंगे। आप लोग भी केयरफुली देखना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग जो बोलने देखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन हो चुका है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन देखना है। चलो देखते हैं हम लोग पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये स्टिग्मा, यहाँ पे क्या है स्टिग्मा, स्टिग्मा पे क्या है हम लोग का, मान लो अब किसी एक पॉलन को दिखा रहे हैं, जो सक्सेसफुल पॉलन गया था, जो ट्रू पॉलन था उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो नहीं हुआ, जो सक्सेस नहीं हुआ, जो जनरेट नहीं किया उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। तो जो जनरेट करेगा उसका बात कर रहे हैं। ये पॉलन ग्रेन आया यहाँ पे और ये धीरे-धीरे ट्यूब्स बनाना शुरू करेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब ट्यूब बनेगा तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। पॉलन ट्यूब जब बनता है यहाँ पे तो बहुत सारा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जब हम पॉलन ग्रेन पढ़ाते हैं तो लोग क्या बताते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर बताते हैं कि पॉलन के चारों तरफ क्या होता है, कवरिंग होता है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्साइन्स बोलते हैं, ठीक है। एक्साइन्स जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग था, जो किस केमिकल्स का बना हुआ था, स्पोरोपोलिन का, जो कि काफी हार्ड रिजिड टफ लेयर था, ठीक है, और नॉन इलास्टिक था, ठीक है, इलास्टिक नहीं था, इलास्टिक नेचर का था। और उसके बाद क्या था हम लोग का जो
अंदर वाला लेयर था, ठीक है, एक्साइज के अंदर वाला लेयर था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इंटाइन बोलते थे। इंटाइन जो था बच्चों काफी क्या था, फ्लेक्सिबल था, ठीक है, और थीन इलास्टिक था, ठीक है। थीन और इलास्टिक होने की वजह से क्या होता है, वो आगे चल के बताया था कि जब पॉलीमर से पॉलीट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है तो वो आगे कौन बनाता है, वो इंटाइन ही बनवाता है, ठीक है। अब ये इंटाइन कैसे पॉलीट्यूब का फॉर्मेशन करवाएगा वो हम लोग को देखना है। हम लोग शायद तुमको ये कैसे बताए थे कि इंटाइन कैसे बनाता है आगे चल के पॉलीट्यूब। मान लो आप एक वुडन बॉक्स लो, ठीक है, एक वुडन बॉक्स में आप एक बैलून लो, उसमें पानी भर दो, पानी भरने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे तुम उसमें पानी डालते जाओगे तो पानी अंदर फिल होता चला जाएगा, और फाइनली क्या होगा, अंदर एक प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर से क्या होगा, प्रेशर कहाँ लगाएगा, इनर मोस्ट वॉल पे लगाया ना। इनर मोस्ट वॉल कौन सा है, इंटाइन का वॉल है। अब इंटाइन वॉल क्या करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो जब एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो एक्सपेंड कहाँ करेगा, एक्सपेंड कहाँ होगा, जहाँ पे प्लेस होगा, जहाँ पे जगह होगा। अब ऐसे तो मैंने कहीं भी एक्सपेंड कर देगा, तो जहाँ पे पोर होगा, जहाँ पे ओपन सिस्टम होगा, वहां से क्या होगा, इंटर्न बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा से न्यूट्रिएंट एंड वाटर को एब्सॉर्ब करते जा रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लगातार यहाँ पे क्या एंडोस्मोसिस हो रहा है, लगातार पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, न्यूट्रिशन वाटर एब्जॉर्ब करते चला जा रहा है। यहाँ से पानी को जैसे जैसे एब्जॉर्ब करते जाएगा, इंटाइन एक्सपेंड करेगा, और हम बताते हैं क्या बताते हैं, पॉलन ग्रेन का वो एरिया जहां पे एंजाइम्स का कवरिंग एब्सेंट था, ठीक है, पॉलन ग्रेन का वो एरिया जहां पे एंजाइम्स का कवरिंग एब्सेंट था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बताओ आप लोग, जर्मपोर, याद है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एंजाइम्स था, मान लीजिए क्या था, एंजाइम, ये वाला एंजाइम, ये वाला एंजाइम, ठीक है, और यहाँ पे भी एंजाइम, ठीक है। तो ये चारों तरफ एंजाइम से कवरिंग है, और छूट गया है ना, ये वाला छूटा हुआ ये पोर्स है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलती है, पोर। इस पोर्स का नाम क्या हो गया, जर्म पोर, ठीक है। अब ये जर्म पोर्स के थ्रू क्या होगा, पॉलन ट्यूब्स बाहर की तरफ निकलेगा, तो पॉलन ट्यूब थ्रू निकलेगा, इंटाइन बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है ना। ये जो रेड वाला जो कवरिंग तुम देख रहे हो, मान लीजिए इंटाइन कवरिंग है, ठीक है। अब ये इंटाइन क्या देख रहा है, अब अंदर पानी का लेवल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब इंटाइन बाहर से एक्सपेंड करेगा, कहां से एक्सपेंड करेगा, जहां पे एग्जाम से कवरिंग नहीं है वहां पे पोर है, वहां से क्या करेगा, यहां से। अब ये वाला जो लेयर बाहर की तरफ एक्सपेंड किया, यही जाके आगे बना दिया क्या, पॉलिट्यूब। तो समझ में आया कि पॉलिट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन बना रहा है, कौन सा लेयर फॉर्म कर रहा है पॉलिट्यूब। तो इतना तो बच्चे जो का इंटाइन बना रहा है, कैसे बन रहा है वो भी देख लिए हम लोग, ठीक है। अब ये जो पॉलिट्यूब बच्चे बन गया यहाँ पे मैंने बताया था जब पॉलिट्यूब बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ से जिस एरिया से पॉलिट्यूब बन रहा है, ठीक है, जहाँ पॉलिट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिस एरिया से पॉलिट्यूब बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मेटिक पेपिला, ठीक है। तो स्टिग्मेटिक पेपिला वो रीजन है जहां से पोर तो जर्म पोर से तो निकल नहीं रहा पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, जर्म पोर से तो पॉलन ग्रेन निकल रहा है, लेकिन जो ओरिजिन है, ठीक है, ये जो ओरिजिन है जहां से पॉलन ट्यूब बन रहा है, ठीक है, जो ओरिजिन पॉलन ट्यूब जहां से बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मेटिक पेपिला, ठीक है। तो जिस रीजन से पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, ओरिजिन कर रहा है, उस ओरिजिन का नाम क्या होगा, उस रीजन का नाम क्या हो गया, ठीक है, स्टिग्मेटिक पेपिला, ठीक है। पॉलन ट्यूब जो जहां से निकल रहा है तो पोर है ना, जहां से पॉलन ट्यूब ओरिजिन हो रहा है ना, जो पॉलन ट्यूब बना रहा है, तो जो ओरिजिन ऑफ पॉलन ग्रेन से, सॉरी, ओरिजिन ऑफ पॉलन ट्यूब से वो क्या होगा, स्टिग्मेटिक पेपिला, ठीक है। पॉलन ट्यूब बने यहाँ पे, पॉलन ट्यूब बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूब न्यूक्लियस, क्या आएगा यहाँ पे, ट्यूब न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर था हम लोग कौन सा बताओ न्यूक्लियस था, इसका नाम क्या था, जेनेटिक न्यूक्लियस, यहाँ पे बना क्या, जेनेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। सामने क्या आ गया था, टिप पे आ गया कौन, पॉलिटिक टिप पे आया कौन होगा, ट्यूब न्यूक्लियस। अब ट्यूब न्यूक्लियस बताया था क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या था, ट्यूब न्यूक्लियस का काम था, इट गिव्स द डायरेक्शन टू द पॉलन ट्यूब्स, ये पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए डायरेक्शन देता है, उसको गाइड करता है ताकि पॉलन ट्यूब को कहां-कहां जाना है, ठीक है। जब पॉलन ट्यूब अपनी जगह पे पहुंच गया होता है तो उसके बाद ये पॉलन ट्यूब का उसके बाद इस न्यूक्लियस से कोई काम नहीं है, धीरे-धीरे वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, खत्म, ठीक है, डीजेनरेट हो जाता है। तो सबसे याद रखना, जब पॉलन ट्यूब बनता है तो टिप पे कौन सा न्यूक्लियस आता है, ट्यूब न्यूक्लियस आता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन आया वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस आया यहाँ पे, आने के बाद क्या होगा, जैसे ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे पॉइंट ट्यूब बना है यहाँ से, यहाँ पे आया तुम्हारा ट्यूब न्यूक्लियस, और ये वाला क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस का दूसरा नाम वेजिटेटिव न्यूक्लियस, याद रखना। अब देखो यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे आया, आने के बाद क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, नीचे में क्या प्रेजेंट होगा, ओवरी, ओवरी होगा ना, ओवरी के अंदर में क्या होगा, एम्ब्रायो सैक, ठीक है, एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या होगा, सेल्स होगा, क्या क्या सेल्स होगा, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और ये वाला क्या होगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, दो सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, ठीक है, और यहाँ बीच में क्या होगा, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, इस सेंट्रल सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक सेल, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस रीजन में तीन एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे पॉइंट ट्यूब बनेगा वैसे क्या होगा, एक सिनर्जिड सेल क्या हो जाएगा, एक सिनर्जिड सेल डीजेनरेट, वन सिनर्जिड सेल, सेल डीजेनरेट, एक सिनर्जिड सेल क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया। अब जैसे एक सिनर्जिड सेल डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये डीजेनरेट होकर बनाएगा क्या, एक केमिकल, ठीक है, ये केमिकल। अब इसी केमिकल्स के थ्रू, इसी डीजेनरेट केमिकल्स के थ्रू क्या होगा, पॉलन ट्यूब आगे की तरफ मूव करेगा। तो पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट फर्दर आगे की तरफ हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हमको मालूम है, जो पॉलन ट्यूब का देखो पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ इसका ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्योंकि सीधा सा बात है, पॉलन ट्यूब को नीचे की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, वो अट्रैक्टेड क्या है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारा केमिकल्स प्रेजेंट है, क्योंकि हम बताया ना इसके अंदर क्या है, ओवरी, इम्ब्रायोस है, इम्ब्रायोस के अंदर क्या है, ये पूरा का स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, इम्ब्रायोस है, इम्ब्रायोस के अंदर क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर्स, ओव्यूल के पास बहुत सारा बताते हैं, एक ऑप्टोरेटर था, ठीक है, ये ऑप्टोरेटर क्या करता है, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा था, साथ में बताया ये भी था सिनर्जिक सेल्स में, यहाँ पे क्या था, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था जिसका नाम क्या था, फिलिफॉर्म apparatus, ये फिलिफॉर्म apparatus क्या करता है, इट गाइड द pollen tube and entry of pollen tube and release of male gamete sperm, ठीक है। तो ये सब का सब नीचे की तरफ केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज किया जा रहा है, और इस केमिकल्स का रिस्पांस, ठीक है, इस केमिकल का रिस्पांस कौन दे रहा है, पॉलन ट्यूब, ठीक है, क्योंकि पॉलन ट्यूब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक सिनर्जी, जैसे पॉलन ट्यूब ग्रो किया, यहाँ पे सिनर्जी से डीजेनरेट हो गया, ठीक है। अब तो इतना पता चल चुका है कि यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स को सीक्रेट किया जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब क्या हो रहा है, नीचे के डायरेक्शंस में ग्रो कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से पॉलन ट्यूब बन चुका है, यहाँ से पॉलन ट्यूब बना, ट्यूब से लागे, ट्यूब से लाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हम ये भी बताए थे, ये क्या स्ट्रक्चर हम लोग का, स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल कुछ केसेस में क्या बताते हैं, बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना, बहुत रिजिड होता है। तो पॉलन ट्यूब जो है क्या, बहुत सॉफ्ट इलास्टिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इंटाइन कवरिंग है, इंटाइन का थिन इलास्टिक एंड बहुत डेलिकेट था, तो ये इसके पास इतना एबिलिटी नहीं होता है कि वो धक्का मार के फाइनली क्या हो जाए, आगे की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा, ये कुछ ना कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा, वो एंजाइम्स क्या क्या होगा, ठीक है, मान लो ये पॉलन ट्यूब थोड़ा सा ग्रो किया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब ये ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसे दिखाते हैं, ठीक है। अब ये जो एंजाइम्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एंजाइम्स हैं यहाँ पे, होता है हम लोग क्या, पेक्टिनेस, जो कि एंजाइम जितने भी एंजाइम्स कैसा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, पेक्टिनेस, और क्या एंजाइम्स हो सकता है, सेलुलेस, ठीक है। पेक्टिनेस क्या करवाएगा, पेक्टिनेस डिसॉल्व कर देगा किसको, मिडिल लैमिना को, मिडिल लैमिना,
और जो सेल्यूलोज है वो सेल्यूलोज वॉल को मतलब सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। तो पेक्टिनेस और सेल्यूलोज, ठीक है, इसके अलावा कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, याद रखना कुछ हार्मोन भी बनाया जाता है, ठीक है। तो पेक्टिनेस जो कि मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करेगा, ठीक है, और जो सेल्यूलोज है वो सेल्यूलोज वॉल को मतलब सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है, वैसे वैसे एंजाइम्स को रिलीज करता चलेगा रास्ते में। जैसे जैसे एंजाइम रिलीज होता जाएगा वैसे वैसे उसका रास्ता बनते चला जाएगा कि वो जो सेल जो थिकनेस है, स्टार्ट में जो सेल वॉल का थिकनेस है, मिडिल लैमेला का थिकनेस है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होता चला जाएगा एंड फाइनली यहाँ पे एक पैसेज बनता चला जाएगा, रास्ता बनता चला जाएगा और इसी रास्ता से पॉलन ट्यूब फाइनली आगे की तरफ ग्रो करेगा। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब आगे की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है, वो आगे जाएगा, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। अब दिस इज आगे जा रहा है, दिखा रहा हूं तुमको ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे। तो रास्ते में जैसे यहाँ पे है ना, अब ये जो जेनेटिव सेल्स है, अब रास्ते में क्या बना देगा, डिवाइड करके दो सेल्स, इसको हम बोलेंगे क्या, मतलब ये दो न्यूक्लियाई और जनरेट करेंगे, इसको बोलेंगे क्या, स्पर्म न्यूक्लियाई, या फिर इसी को हम बोलते क्या, मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट या फिर स्पर्म न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिव सेल, ठीक है, जो जेनेटिव सेल जनरेट करके दो न्यूक्लियाई और बनाया, ठीक है, इसको हम क्या बोले, स्पर्म न्यूक्लियाई या फिर मेल गैमेट बोले। और ये जो था तुम्हारा ट्यूब न्यूक्लियस तो यही है, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, अब जब पॉलन ट्यूब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, तो तुम देखो अब पॉलन ट्यूब को रिएक्शन दिया जा रहा है। अब यहाँ क्या बताया क्या कि पॉलन ट्यूब जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको अट्रैक्ट कर रहा है बहुत सारा केमिकल्स, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब जो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन रिस्पांस टू केमिकल इज नोन एज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन रिस्पांस टू chemical, so it is called chemotropic मूवमेंट, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में केमिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है। जहां पे केमिकल रिलीज हुआ, जिस एरिया पे केमिकल रिलीज हुआ, उस एरिया में पॉलन ट्यूब क्या कर रहा है, रिस्पांस कर रहा है, उसी डायरेक्शन में पॉलन ट्यूब जा रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन रिस्पांस टू केमिकल इज नोन एज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमो मींस केमिकल्स। तो याद रखना पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ हो रहा है वो केमिकल का रिस्पांस के लिए ग्रोथ हो रहा है, केमिकल को जवाब दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, अब पॉलन ट्यूब का कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। अब तो बोलो सर पॉलन ट्यूब साइज कैसे बढ़ते जा रहा है, पॉलन ट्यूब तो ये एक सेल है ना, अब एक सेल में कितना एक्सपेंडेबल पावर होगा, कितना एक्सपेंड करेगा, इसमें तो एंडोस्मोसिस वाला प्रोसेस हो ही रहा है, लेकिन इतना दूर तक एंडोस्मोसिस कैसे पॉसिबल है, और तो कुछ फिनोमेना है, पॉलन ट्यूब इलोंगेट कैसे हो रहा है, कैसे पॉलन ट्यूब का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है। तो याद रखना टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब का जो टिप है ना, यहाँ पे बहुत सारे सेल है, यहाँ पे टिप पे बहुत सारे सेल है, ठीक है। तो टिप पे जो सेल्स है वो लगातार डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लगातार डिवाइड करने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन रहा है, बहुत सारे सेल्स बन रहा है, सेल्स मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ठीक है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से ऐसे करके 64, ऐसे करते करते क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पे सेल्स मल्टीप्लाई करते जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब का टिप पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो टिप पे जब ग्रोथ होता है उसको लोग ऐसे ग्रोथ को क्या बोलते हैं, एपिकल ग्रोथ। तो ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब कहाँ हो रहा है मेरा, एपिकल ग्रोथ। यहाँ पे एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, टिप ऑफ जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज एपिकल ग्रोथ, ठीक है ना। जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ हो रहा है वो टिप पे हो रहा है, ठीक है, और टिप पे ग्रोथ होने की वजह से क्या बोले हम लोग, ऐसा ग्रोथ हो रहा है, ये एपिकल ग्रोथ हो रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है मेरा, एपिकल ग्रोथ होने की वजह से पॉलन ट्यूब धीरे धीरे इलोंगेट हो रहा है, ठीक है, और फाइनली
ग्रोथ करते 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 फाइनली मूव करते हुए कहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, वो एक सेल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो तुम लोग को। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो पॉलिटिव ग्रोथ हो रहा है ना, तो ग्रोथ ऑफ पॉलिटिव के लिए जरूरत होता है यहाँ पे क्या, बहुत सारा केमिकल्स का। वो केमिकल्स पूछा जाता है एग्जाम में कि वो केमिकल्स क्या क्या होगा, ठीक है। वो केमिकल्स क्या है यहाँ पे, केमिकल्स that helps in growth of pollen tube। pollen tube के ग्रोथ के लिए बहुत सारा केमिकल्स का जरूरत होता है। वो केमिकल्स क्या है यहाँ पे, कैल्शियम, बोरोन, ठीक है, और आइनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। क्लियर है, चलो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं, ठीक है। हल्का सा देख लो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पर एकदम सिंपल सा बात है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो वो धीरे 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 पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशंस करता है। जिस एरिया से पॉलन ट्यूब बनता है, जिस एरिया से पॉलन ट्यूब बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टिग्मेट पेपिला। और जिस पोर से बाहर की तरफ निकल रहा है उसको बोलते हैं क्या, जर्म पोर। जैसे ही पॉलन ट्यूब बाहर की तरफ आएगा वैसे वहां पे ट्यूब न्यूक्लियस आता है, ताकि उसको डायरेक्शन दे पॉलन ट्यूब को कहां-कहां जाना है, उसको गाइड करने का काम करता है। अब ये पॉलन ट्यूब धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ेगा। अब हम ये भी पता है कि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, वो काफी टफ होता है और पॉलन ट्यूब्स आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता है, उसमें एक बैरियर आ जाता है। तो ऐसा केसेस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे कुछ एंजाइम्स को रिलीज करते चलता है। वो एंजाइम्स क्या है यहाँ पे, पेक्टिनेज और सेलुलोज। पेक्टिनेज मिडिल लाइन को डिसॉल्व करेगा और सेलुलोज सेल वॉल दैट मींस सेलुलोज वॉल को डिसॉल्व करेगा। उसके बाद पॉइंट ट्यूब आगे की तरफ बढ़ते 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 जाएगा। उसके बाद जैसे पॉइंट ट्यूब बढ़ेगा एक से सेल क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और ये डीजनरेट होने के बाद एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा। इसी केमिकल्स डीजनरेट केमिकल्स के थ्रू क्या हो रहा है, और साथ में बहुत सारे केमिकल्स है जो पॉइंट ट्यूब के, ठीक है, नीचे की तरफ ग्रोथ होने में, उसको प्रमोट करने में, नीचे की तरफ प्रमोट करने में क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से पॉइंट ट्यूब आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट ट्यूब आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये केमिकल रिस्पांस कर रहा है। इस रिस्पांस को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। पॉइंट ट्यूब का जो ग्रोथ हो रहा है वो केमिकल्स के रिस्पांस के लिए हो रहा है। दैट मींस कैसा मूवमेंट हो गया, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। और पॉइंट ट्यूब जो ग्रो कर रहा है, अब ऐसा थोड़ी ना कि पॉइंट ट्यूब ग्रो करते जा रहा है, उसके पास क्या होगा, साइज भी तो बढ़ना चाहिए ना, ठीक है। कितना एक्सपेंड करेगा, एक समय ऐसा बर्स्ट कर जाएगा, तो साइज इंक्रीज करने के लिए वहां पे क्या होगा, टिप पे ग्रोथ होगा। तो वहां पे पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ हो रहा है वहां पे एपिकल ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि वहां टिप पे कई सारे सेल्स है, एक्टिव सेल्स है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ और देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पर टिप पे जो ग्रोथ हो रहा है और यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है पॉलन ट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कैलस प्लग, ठीक है। पॉलन ट्यूब, पॉलन का जो ट्यूब है यहाँ पे बीच बीच में क्या होता है, मिड पार्ट में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत से दो चार स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कैलोस प्लग। कैलोस प्लग, ये कैलोस प्लग क्या करवाता है, ये कैलोस प्लग क्या करेगा ना, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म होगा और यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म होगा, मतलब साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा। तो यहाँ पर जो कुछ साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव मतलब ये सेल्स नहीं बनाएगा, ये सेल्स बनाने में रिस्पांसिबल नहीं होगा। और यहाँ पे जो होगा, क्योंकि देखो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कहाँ पर, एपिकल पे होगा ना, मतलब वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म वो कैसा होगा, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो एक्टिव साइटोप्लाज्म यहाँ पे और इनएक्टिव साइटोप्लाज्म ऊपर की तरफ जो सेपरेट आउट होगा विद द हेल्प ऑफ द प्लग। दिस प्लग इज नोन एज कैलोस प्लग, ठीक है। याद रखिए इसको हम लोग कैलोस प्लग बोल रहे हैं, जो सेपरेट आउट कर रहा है साइटोप्लाज्म को। ये क्या होगा यहाँ पे मेरा एक्टिव साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कैलस प्लग बन के अब हम लोग क्या देख रहे हैं आगे, अब ये जो पॉइंट ट्यूब धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत सारे केमिकल्स रिस्पांसिबल है। वहां पे केमिकल्स के हम लोग कैल्शियम, बोरोन और कुछ आइनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स है। इस केमिकल्स के थ्रू क्या हो रहा है, पॉइंट ट्यूब नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और इस ग्रोथ के लिए कुछ टेम्परेचर्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो टेम्परेचर क्या होगा, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के लिए क्या होता है, इस टेम्परेचर पर पॉलन ट्यूब अच्छे से ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब जब लोग आगे देखने जा रहे हो क्या है, इसके फर्दर डेवलपमेंट का, ठीक है। इसको पहले हम रख देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है
ठीक है, अब जगह नहीं बचा लिखने के लिए, तो पहले देख लो यहाँ पे, इसको रब करके, ठीक है। ठीक है, अब इसको रब करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का, नेक्स्ट पार्ट देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ग्रो कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ग्रो किया। अब मैं क्या दिखा रहा हूँ, अंदर के स्ट्रक्चर डायरेक्ट देख रहा हूँ, ठीक है, अंदर वाला जो फाइनल अंदर वाले स्ट्रक्चर है, ये हम लोग क्या हो गया, ओव्यूल, ठीक है, उसके अंदर क्या है, इम्ब्रास है, इम्ब्रास के अंदर क्या, तीन टाइप के सेल्स यहाँ पे, एक से एडिट से तो डिजनरेट हो चुका है, इसको नहीं बनाते, ठीक है, एक से एडिट से खत्म हो चुका है, और सिर्फ एक ही एक यहाँ पे बचा क्या, दो सेल्स, एक हम लोग क्या, एक सेल्स, और यहाँ पर तीन एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, और यहाँ पर क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, टू पोलर न्यूक्लियाई। अब हम लोग देखते क्या इस प्रोसेस में, अब हम लोग देखे थे पॉइंट टू बाहर, पॉइंट टू नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, आने के बाद ये क्या हम लोग ओव्यूल है, ये प्रोसेस क्या ओव्यूल मैंने बनाया। अब देखो पॉइंट टू बाहर मान लो, ठीक है, पॉइंट टू बाहर, अब ये पॉलिन ट्यूब, ठीक है, इसको अब थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, डायग्रामेटिकली दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होगा, इंटीग्यूमेंट कब नहीं होगा, ठीक है, इंटीग्यूमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो ठीक से, यहाँ पे पॉलिन ट्यूब, पॉलिन ट्यूब अगर मान लो बच्चों कैसे आ रहा है, मान लो पॉलिन ट्यूब आया, आगे का शेड्यूल देख रहे हैं हम लोग, पॉइंट ट्यूब तो आज स्टाइल क्रॉस कर चुका था, अब धीरे धीरे कहाँ जाना है उसको, ओव्यूल के अंदर जाना है। तो देखो पॉइंट ट्यूब का जो एंट्री होगा ओव्यूल के अंदर में, वो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, कहीं से मतलब सर तीन पॉसिबिलिटी है इसके लिए, तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक पॉसिबिलिटी कि अगर वो ये जो हम लोग क्या था ओरिजिन था, ये हम लोग क्या बोले इसको चैलेंजर बोले थे, ठीक है, ये वाला क्या था हम लोग का चैलेंजर रीजन था, चैलेंजर रीजन था, और ये वाला क्या था हम लोग का माइक्रोपाइलर रीजन था, माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। अगर 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 पॉलिन ट्यूब का एंट्री ओव्यूल के अंदर में इंटीग्यूमेंट के थ्रू हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, अगर पॉलिन ट्यूब का एंट्री देखो यहां से इंटीग्यूमेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, अगर पॉलिन ट्यूब का एंट्री क्या हो रहा है हम लोग का, कहां से हो रहा है, चैलेंजर के थ्रू से, ये क्या है हम लोग का चैलेंजर रीजन है ना, अगर पॉइंट ट्यूब का एंट्री अगर चैलेंजर रीजन से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, चैलेंजोगैमी, ठीक है, चैलेंजोगैमी नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, चैलेंजोगैमी, चैलेंजोगैमी क्या है सर, चैलेंजोगैमी वो रीजन है जहां से पॉइंट ट्यूब एंट्री हो रहा है, ठीक है, अगर पॉइंट ट्यूब एंट्री चैलेंजर रीजन से होगा बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैलेंजोगैमी बोलेंगे, ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं entry of polytube through चला जा, ठीक है, यहाँ पर polytube का जो polytube का एंट्री होगा ओव्यूल के अंदर में चला से होगा, अगर इंटीग्यूमेंट से होगा, ठीक है, मान लो कैसे हुआ एंट्री, मान लो यहाँ ऐसे हुआ एंट्री, ठीक है, अगर मान लो polytube कैसे आ रहा है, इंटीग्यूमेंट से आ रहा है ऐसे, ये तो इमरान सर ऐसे आ रहा है, ठीक है, अगर पॉइंट ट्यूब आ रहा है कैसे, इंटीग्यूमेंट के थ्रू आ रहा है, ठीक है, पॉइंट ट्यूब से आ रहा है, इंटीग्यूमेंट से आ रहा है, इंटीग्यूमेंट से एंट्री कर रहा है, तो इंटीग्यूमेंट से जब आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मीसोगैमी, मीसोगैमी, तो याद रखना मीसोगैमी क्या है, एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब थ्रू
इंटेगुमेंट। अगर बच्चों पॉलिटिव का एंट्री इंटेगुमेंट के थ्रू हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीसोगैमी। अब पॉलिटिव कैसे आ सकता है? और एक पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है? पॉलिटिव ऐसे आ रहा, और कैसे आ रहा? ऐसे आ रहा। ठीक है, क्या दिख रहा है तुमको? ये रीजन क्या है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का फोर्थ है, तो पॉइंट कहां से आ रहा है? ना चैलेंजर रीजन से आ रहा है, ना इंटेगुमेंटल रीजन से आ रहा है। कहां से आ रहा है? माइक्रोपाइल रीजन से आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग पोरोगैमी। पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या है? एंट्री ऑफ पॉलिटिव थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन। एंट्री ऑफ पॉलिट्यूब थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन। अगर पॉलिट्यूब की एंट्री क्या हो रहा है मेरा? माइक्रोपाइलर रीजन से हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोरोगैमी। अगर चैलेंजर से होगा तो क्या बोलेंगे? उसको मीसोगैमी। अगर इंटेगुमेंट से होगा तो उसको क्या बोलेंगे लोग? मीसोगैमी। अगर चैलेंजर से होगा तो उसको क्या बोलेंगे? चैलेंजोगैमी। तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि पॉलिट्यूब का एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट। ओव्यूल के अंदर कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो इंटेगुमेंट से है, चाहे वो माइक्रोपाइलर रीजन से है, चाहे वो चैलेंजर से है। लेकिन अगर उसको इम्ब्रायो सैक के अंदर जाना है, लेकिन अगर उसको एंट्री कहां करना है? इम्ब्रायो सैक के अंदर करना है, क्योंकि एक सेल से ना मिलना है उसको, तो अब ओविल के अंदर तो एंट्री कर चुका है, ठीक है। लेकिन अगर उसको कहां जाना है? इम्ब्रायो सैक के अंदर जाना है, तो उसको केवल एक ही रास्ता है, एक ही एरिया है जो जहां से वो जा सकता है। वो एरिया क्या है? उसको एक एपेटस वाले रीजन से ही जाना पड़ेगा। मतलब उसको सिनर्जिक सेल्स के थ्रू पास होना होगा, ठीक है। लेकिन कैसे? मतलब सर सबको माइक्रोबायोलॉजी रीजन से पास करना पड़ेगा। हाँ, जितना भी पॉलन है, अगर हमारा पॉलन कैसे है? यहाँ से है। कहाँ से है? इंटेगुमेंट से है। तो सबका सब अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। सारा पॉलिटिव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज होगा, ठीक है। सारा पॉलिटिव का डायरेक्शन देखो चेंज हुआ कहाँ पे आ गया? फिर माइक्रोबायोलॉजी की तरफ आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए पॉलिटिव क्या है मेरा, कहाँ से आया? चैलेंजर रीजन से है, चैलेंजर रीजन से, तो ये भी अपना डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो पॉलिटिव चेंज किया डायरेक्शन, फिर ठीक है। और चेंज होने के बाद फिर कहाँ पे आ गई है? फिर ये आ गया माइक्रोबायोलॉजी रीजन से, और जो माइक्रोबायोलॉजी रीजन से पॉलिटिव आया था तो माइक्रोबायोलॉजी रीजन ही में है, ठीक है। उसका तो कोई बात ही नहीं डायरेक्शन का, तो वो उसी डायरेक्शन में। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि अगर पॉलिटिव कहीं से भी आया, चाहे चैलेंजर से है, चाहे वो इंटरगोमेंट से है, कहीं से भी आए, ठीक है, लेकिन उसको जब वो एक से मिलना होगा, एक सेल से मिलना होगा, तो उसको वो एक एपेटाइटिस से क्या होगा? एक एपेटाइटिस मतलब माइक्रोपाइलर रीजन से पास होकर के एंड देन वो फाइनली एंट्री करेगा एम्ब्रायो सैक के अंदर, और एम्ब्रायो सैक के अंदर एंट्री करने के बाद वो जाएगा कहाँ? एक से जाके फ्यूज करेगा। मतलब तो क्लियर हो चुका है, चाहे वो कहीं से भी आए पॉलिट्यूब, लेकिन जब उसको एम्ब्रायो सैक के अंदर जाना होगा तो माइक्रोपाइलर रीजन से ही उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सब पॉलिट्यूब का डायरेक्शन चेंज होकर फाइनली क्या होगा? माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होगा। उसके बाद वो माइक्रोपाइलर रीजन से क्या होगा? वो धीरे धीरे एंट्री करेगा किसमें? एम्ब्रायो सैक में। लेकिन वो एम्ब्रायो सैक में एंट्री कहां से करेगा? सिनर्जिड सेल्स के थ्रू। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोपाइलर के थ्रू तो एंट्री कर चुका है, ठीक है, लेकिन अब वो एम्ब्रायो सैक के अंदर जा रहा है ना। लेकिन जब एम्ब्रायो सैक के अंदर जाएगा तो वो सिनर्जिड सेल्स के थ्रू ही ओके पास हो गया, मतलब वहां से होकर उसको गुजरना पड़ेगा, एंड देन वो फाइनली कहां जाएगा? एम्ब्रायो सैक के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? पॉलिट्यूब जो आ चुका है कहां पे? हम लोग का एक एपेटाइटिस वाले रीजन पे आ चुका है। वो भी तो आ चुका है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? एक एपेटाइटिस तक वो कैसे जाएगा। तो चलो, एक एपेटाइटिस को क्रॉस करेगा एंड देन वहां पहुंचेगा कहां पे? एम्ब्रायो सैक में, ठीक है। अब हम लोग आगे डायग्राम देखते हैं, इसको रब करें, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का क्या? एक सेल, ये हम लोग का एक सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये तीन एंटीपोडल सेल, ठीक है। तीन एंटीपोडल सेल, एक न्यूक्लियाई, और यहाँ पे एक सेल, और ये बगल में क्या है इसके पास? सिनर्जिड सेल। बगल में क्या है? सिनर्जिड सेल। अब पॉलिट्यूब
ओवल को क्रॉस कर चुका है, ओवल को पास करके अब पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अभी इम्ब्रास साइड के अंदर जाएगा पॉजिटिव, उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको, अब देखो पॉजिटिव इम्ब्रास साइड के अंदर आ गया ना, अब ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो गया होगा, डीजेनरेट। क्यों, कि उसको अपना जो डायरेक्शन देना था, जो गाइड करने वाला काम था वो हो चुका है, इससे काम खत्म। ट्यूब न्यूक्लियस खत्म, एक सिनर्जिड से तो ऑलरेडी पहले से खत्म हो चुका है, ठीक है। जेनेटिक रास्ते में क्या था, जो जेनेटिव से था वो डिवाइड करके टू स्पर्म न्यूक्लियाई बना चुका है, दैट मींस स्पर्म बना लिए, मेल गैमेट बना लिया। उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी ये जो पॉजिटिव माइक्रोमैलेरिजन से फाइनली यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे लगातार हम बताते हैं क्या, इंडोस्मोसिस वाला प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, इंडोस्मोसिस वाला प्रोसेस हो रहा है। इंडोस्मोसिस से मतलब, अरे भाई एंट्री ऑफ वाटर, इंडोस्मोसिस मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ वाटर, इंडो मींस अंदर, ऑस्मोसिस मतलब वाटर का एंट्री, ठीक है। पानी का अगर एंट्री क्या हो लगातार इसके अंदर हो रहा है, मतलब पानी का कहां से आ रहा है, अरे वही तो न्यूट्रिशन और वाटर जो एब्जॉर्ब किया जा रहा था पॉजिटिव के थ्रू, लगातार पता है वो प्रोसेस लगातार चल ही रहा है अभी तक। तो पॉजिटिव के अंदर लगातार इंडोस्मोसिस होता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो कैपेसिटी है, अब वो कैपेसिटी क्रॉस हो चुका है इसका, अभी लिमिट क्रॉस हो रहा है इसका, कितना पानी ले सकता है। तो जितना पानी लेने का कैपेसिटी था, जितने न्यूट्रिएंट वाटर लेने का एब्जॉर्ब था, क्योंकि हर वक्त हम तो इन्हें खाते थे यार, एक समय ऐसा भी आता है रेस्ट लेते हैं, चुप नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी क्या हो गया, पेट फुल हो चुका है, इसका भी कैपेसिटी खत्म हो चुका है, लेने की कैपेसिटी खत्म हो चुका है न्यूट्रिशन वाटर का। उसके बाद इसका जो लिमिट वाला जो कैपेसिटी है, जैसे वो क्रॉस होगा, उसके बाद क्या होगा, इसमें लगातार पानी की इंडोस्मोसिस हो रहा था वो बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। इसका लिमिट अब खत्म हो चुका है, अब इसको पूरे से आपको पानी नहीं लेना है, ठीक है, न्यूट्रिशन वाटर को नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा हो चुका है। उसके बाद इसका लिमिट का कैपेसिटी से बाहर जाएगा, उसके बाद ये फाइनली बर्स्ट करेगा। जैसे ये बर्स्ट करेगा ना, तो ये वाला जो सिनेर्जिड सेल है, ये भी क्या हो जाएगा, इसके साथ बर्स्ट हो जाएगा। ये जिसमें क्या होगा, जब फटेगा ना, फटने के बाद क्या होगा, क्योंकि देखो एंट्री तो यहीं से हो रहा है ना, सिनेर्जिड सेल से एंट्री हो रहा है, जैसे यहाँ पर आएगा ना तो प्रेशर लगाएगा, अंदर में पानी क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो फाइनली क्या होगा, दोनों बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों मिलकर यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट किया, फाइनल प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो सिनेर्जिड सेल है फाइनली ब्रेक कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। जैसे कि फटेगा, इसके ब्लास्ट से क्या होगा, सिनेर्जिड सेल धीरे-धीरे डीजेनरेट, ये भी क्या हो गया, खत्म, फट गया, खत्म हो गया, सिनेर्जिड सेल गया और ट्यूब भी बर्स्ट हो चुका है, ट्यूब भी खत्म हो चुका है। तो ट्यूब में क्या था, ट्यूब निकलने से पहले खत्म हो चुका था, अंदर में क्या था, दो स्पर्म निकल आया था, ठीक है, और एक क्या था, बस दो स्पर्म निकल आया था, और यहाँ पे एक सिनेर्जिड सेल्स का न्यूक्लियस था, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे इम्ब्रायो साइकिल यहाँ सेपरेटली बता दे रहे, ये इम्ब्रायो साइकिल, ठीक है, ये इम्ब्रायो साइकिल, और यहाँ पे बनता है एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक सिनेर्जिड सेल्स का न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस है, और ट्यूब न्यूक्लियस वही जो ट्यूब पॉलीट्यूब के अंदर में था, इसीलिए इसको ट्यूब न्यूक्लियस बोल रहे हैं। और एक यहाँ पे जो सिनेर्जिड सेल बर्स्ट किया, फटा, उसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस मिल करके बना देते हैं क्या, इसको बोलते हैं कि एक्स बॉडी, एक्स बॉडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इतना तो क्लियर हो चुका है। अब ये जो बर्स्ट हो गया, सारा बर्स्ट हो चुका है, अब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का दो स्पर्म यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और ये हम लोग का एग सेल, ये टू स्पर्म न्यूक्लियाई, टू स्पर्म न्यूक्लियाई, और ये हम लोग एक सेल, और ये हम लोग का पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज करके बना लेगा क्या, सिंगल न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई बना लेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज किया, बनाया एक न्यूक्लियस, और बन के बना लिया सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये क्या बना लिया, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसके पास क्या है 2m, अब क्या हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ पे होगा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। अब हम लोग सब एंट्री सब जो देखना था देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस कैरी आउट होगा। तो देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अपन लोग आगे डायग्राम पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे, उस पर जाकर फोकस करो, ठीक है। अब देखो इसमें फोकस करना है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन इज अ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन करता है, ठीक है, आपस में फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है। स्ट्रॉसबर्गर क्या था हम लोग का, फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस को डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे
सर ये ब्लू ब्लू क्या है, डायग्राम पे आओ, ठीक है। डायग्राम में देखो ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला कलर से दिख रहा है ये क्या है, टू स्पर्म निकला है, ठीक है, जो पॉजिटिव के थ्रू आया है। और ये वाला क्या है, पोलर निकला है। पोलर निकला है सर, अरे जो फ्यूज किया ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पर दो निकला है। तो पहले क्या था, पोलर निकला में एन था ना। जितना सारा याद रखना है, इम्ब्रायो साइट के अंदर जितने सारे सेल्स है, सभी के सभी कैसे हैप्लॉइड कंडीशन में। स्पर्म तो हैप्लॉइड है ही है क्योंकि गैमेट है, लेकिन ये जो पोलर निकला ये भी कैसा था, एन था, मतलब हाफ नंबर ऑफ इसमें क्या था, क्रोमोसोम्स था। तो एन था, तो दोनों मिलकर एक निकला बनाया और बोलेंगे क्या इसको, फ्यूज कर गया ना, ये दोनों फ्यूज कर गए। तो फ्यूज किया वाला स्टेज क्या है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज किया और बनाया कि एक सिंगल न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2m। देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस 2m, मतलब इसमें दोनों हाफ ऑफ एन मिलकर के बना लेगा 2m नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये हम लोग का दो स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है, जो कि एन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इस स्टेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्टेज में देखो यहाँ पर न्यूक्लियस कंप्लीट रूप से फ्यूज हो चुका है, ठीक है। देखो रेड वाला यहाँ पे देखो दो अलग अलग है, बीच में डिप्रेशन, दैट मींस यहाँ पे डिवीजन, सॉरी यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट रूप से फ्यूजन हो चुका है, ठीक है। जहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है क्या बोलते हैं, कैरियोकेमी, ठीक है। हम क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों ने टेस्ट में, उसमें बताया थे फ्यूजन न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, बहुत लोग गलत टिक मार रहे थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैरियोकेमी। केमी का मतलब होता है मिलना, ठीक है। कैरियो मींस न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। तो कैरियोकेमी दैट मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, तो दैट यहां पर क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हो रहा है और बना के यहां पे सेकेंडरी न्यूक्लियाई, क्लियर है। अब हम लोग आगे तक देखते हैं, ठीक है, इसके बाद कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा हम लोग का, उसके पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स। वो पॉइंट्स देखो बच्चों क्या क्या है, देखो जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर अंदर में क्या है, दो स्पर्म है, दो स्पर्म है। यहाँ पे एक स्पर्म ये वाला, ये स्पर्म यहाँ पे ये वाला, और ये वाला क्या हम लोग का सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये वाला, इसको हम बोले क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यहाँ पर दो स्पर्म आ चुका है, और यहाँ पर एक सेल, एक को अलग से बनाते हैं, ठीक है, एक को थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाते हैं, इसको बनाते हैं ब्लैक से, एक सेल। अब देखो, अब ये जो स्पर्म है ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये क्या है 2n है, ठीक है, n भी कैसा हैप्लॉइड है। अब ये वाला जो स्पर्म है, एक स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा, एक के साथ, और एक स्पर्म जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, तो हुआ ना डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन एक के साथ हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो रहा है, तो दोनों फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का कांसेप्ट समझ में आ चुका तुम लोग को। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन एक के साथ, दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई, सॉरी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक के फर्टिलाइजेशन से भी पहले किसका फर्टिलाइजेशन होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस का। अब बोलो सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एग्जाम कब देते हो, जब खुद प्रिपेयर जाते हो तभी तो एग्जाम देते हो, ठीक है। हम बोल रहे हैं जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं, खुद को पहले प्रिपेयर करते हैं तभी तो एग्जाम देते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि एग्जाम देने चले गए प्रिपेयर है नहीं, ठीक है। तो एम्ब्रायो जब यहाँ पे बन रहा है तो उससे पहले क्या बनाना होगा, फूड मटेरियल को स्टोर करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी नहीं एम्ब्रायो बन गया बाद फूड मटेरियल बन रहा है, तो फिर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। अब जब फिर धीरे धीरे जो उसका फूड मटेरियल का जो है वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा, फिर जो न्यूट्रिशन वगैरह बनेगा, फिर बनेगा उसको, फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तब तक तो बहुत लेट हो चुका है, तब तक एम्ब्रायो क्या हो जाएगा, ठंडा, ठीक है। एम्ब्रायो ठंडा नहीं करना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इतना बात को ध्यान रखो, कभी भी कुछ काम करने से पहले हम लोग खुद को रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी एम्ब्रायो के बनने से पहले क्या होता है, उसका फूड मटेरियल का इंतजाम हो रहा है, रेडी हो रहा है, अरे भाई एम्ब्रायो बनने वाला है, एम्ब्रायो बनने वाला है, चलो बच्चा आने वाला है, चलो चलो कुछ रेडी कर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फूड मटेरियल आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फूड मटेरियल आया, यहाँ पे कैसे आएगा सर, मतलब पहले किसका फर्टिलाइजेशन होगा, पहले एंडोस्पर्म बनेगा, पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म था फ्यूज्ड विद बनाएगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियस, इसका फ्यूजन पहले होगा। ये जो हैप्लॉइड स्पर्म है वो फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और बनाएगा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PEN, पेन, ठीक है। देखो शायद यहाँ लिखा भी होगा, देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस 1 स्पर्म, ठीक है। स्पर्म कैसा था, हैप्लॉइड था,
सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा था 2n था, तो कितना न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है ना। दैट मींस यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन बोले, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन नहीं बोले, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पर से 2 न्यूक्लियस और यहाँ पर और एक हाफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बोले सर कैसे, अरे यार देखो ना सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्या है, 2 हाफ एन है ना, तभी तो 2n बना है, और स्पर्म में क्या n है, तो यहाँ पे देखो ना 1 2 3 तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं। 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं इसको, इसको लोग शॉर्ट में क्या बोले पेन, और इसको लोग क्या बोले ट्रिपल फ्यूजन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मतलब अभी एंडोस्पर्म पूरा सही तरीके से बना नहीं है, जस्ट एक शुरुआत है। ठीक है, प्राइमरी मतलब क्या होता है, पहला। ठीक है, तो पहला एंडोस्पर्म में एक न्यूक्लियस बन रहा है, पहले एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियस बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेन बोल रहे हैं, जिसको जो किससे बन रहा है, ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा है। देखो ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा है। ठीक है, और क्या बना है यहाँ पर, अब यही पेन जो है, यही पेन जो है आगे चल के डेवलप हो जाएगा, आगे चल के बनाएगा क्या, एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों, ये फूड लैटिन है, यहाँ पे बहुत सारा फूड मटेरियल, बहुत सारा खाने पीने का सामान, न्यूट्रिशन वगैरह स्टोर करके एंडोस्पर्म में रखा गया है, ताकि जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा उसको न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो जो भी एम्ब्रायो बन रहा है उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, जो एम्ब्रायो बन रहा है उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है, ठीक है, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जो एम्ब्रायो धीरे धीरे वो बनाएगा क्या, आगे चल के प्लांट बनाएगा ना। एम्ब्रायो क्या है, फ्यूचर प्लांट है, क्योंकि आगे जाके अपने लाइफ में डेवलप होकर क्या बनाएगा, एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करवाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रायो का एक तरह का फ्यूचर प्लांट भी है, एक मिनिएचर प्लांट है। ठीक है ना, जो आगे चल के अपने लाइफ में डेवलप होकर कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करवा रहा है, देखो ये प्लांट बना दिया। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम लोग आगे देख रहे क्या, ये तुम लोग देख ले क्या कि एक स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज्ड किया किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और बनाया पीएन। एंड इस प्रोसेस, इस ये फ्यूजन जो हुआ इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है बच्चों, पीएन बनता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये आगे चलकर बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म फूड मटेरियल का स्टोरेज है, जहां से फूड मटेरियल डेवलपिंग एम्ब्रायो को सप्लाई किया जाता है, और फिर ये एम्ब्रायो धीरे धीरे डेवलप होकर बनाता है क्या, एक कंप्लीट प्लांट। आगे चलो देखते हैं। Bye.